अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उनके स्टेटमेंट का पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत चर्चा हुआ था। ये स्टेटमेंट पहली मरतबा अली अमीन गंडापुर ने नहीं दिया, बल्कि इससे पहले बहुत दफ़ा कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह की बातें करती रही हैं। ख़ास तौर पे कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहती हैं या उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत होती हैं। माजी में PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सब ये बातें करते रहे। गंडापुर साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो तालिबान या दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पकड़ती है, उन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाती हैं और वो अपने बंदे बताकर या बनाकर उन्हें छुड़वा कर ले जाते हैं। अब ये बयान तो दिया अली अमीन गंडापुर ने, और इस बयान को भारत लेकर चला गया FATF में कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान को दोबारा डाला जाए या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। भारत की ये ख्वाहिश है। पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में था, 2022 में बहुत कोशिशें की, हम्माद अजहर साहब का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन था और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस कानून साजी में हिस्सा लिया था और फिर 2022 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया था। अब भारत दोबारा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में जाए। इससे कुछ नुकसान होता है मुल्क को और उसके जो फाइनेंशियल मामलात होते हैं उनकी बड़ी कड़ी निगरानी शुरू हो जाती है। तो भारत लेकर चला गया वहां पे और ये गंडापुर साहब के लिए प्रॉब्लम की बात बन गई। इससे पहले भी गंडापुर साहब जो हैं वो अपने पुराने स्टेटमेंट के बाद एक बिल्कुल बदला हुआ स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये एक यू टर्न टाइप का स्टेटमेंट वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन ये चीज ऐसा लगता है कि गंडापुर साहब के गले में फंस गई। इससे पहले आपको मैं याद दिलाता चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा था कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया। नवाज शरीफ का मुंबई हमलों में अपने मुल्क के शहरियों के मुलव्विस होने का सनसनीखेज एतराफ और हिंदुस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। अब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी माजी में करते रहे हैं और मियाँ साहब के स्टेटमेंट को उस वक्त के DGI SPR उन्होंने ये बताया था कि भारत ने नवाज शरीफ का बयान कलभूषण केस में दलील के तौर पर इस्तेमाल किया। उस वक्त के DGI SPR ने यह बात बताई थी। तो ये सारे लोग करते हैं और गुड तालिबान बैड तालिबान की एक जो टर्मिनोलॉजी है ये हम हमेशा से सुनते चले आए हैं। अब मामला ये है कि गंडापुर साहब ने जब यू टर्न लिया, वापस बात की, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट के ऊपर बात नहीं की। गंडापुर साहब ने इंडिया को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा जी इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, मैं खुद FATF के पास जाऊंगा, FATF को लेटर लिखूंगा, मैं बताऊंगा हमारे मुल्क में भारत दहशतगर्दी करता है। इंडिया ने हमारे बॉर्डर के साथ बहुत सारे कैंप बनाए हुए थे, वहां से दहशतगर्दों को भिजवाता था, पूरे खित्ते के अंदर इंडिया हालात खराब करवाता है, चाइनीज के ऊपर अटैक करवाता है और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को कहा कि हाल ही में हमने आपको एक शिकस्त भी दिया, आपने रात के अंधेरे में हमला किया, हम दिन के उजाले में आपको जवाब देंगे। तो गंडापुर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, लेकिन वो जो उनका अपना एक बयान था उसके हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि उनका बयान ठीक था या गलत था। लेकिन उन्होंने एक बात की गंडापुर साहब ने कि मेरा जो बयान है वो सियाको सबाक से हटाकर भारत ने उसको इस्तेमाल किया। अब बयान तो बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान में पुलिस पकड़ती है दहशतगर्दों को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसी हैं जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो आकर छुड़ा कर ले जाती हैं। सादा सादा ये बयान था और यही बयान ले जाके उन्होंने FATF में जमा करवा दिया। भारत ने तो वही करना, उन्होंने तो मौका ढूंढना चाहा उन्हें मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, गंडापुर साहब ने एक दावा और भी कर दिया। गंडापुर साहब ने, ये बहुत बड़ा दावा है जो गंडापुर साहब ने किया। उन्होंने कहा जी कि अब हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। और पहले इमरान खान, मैं अजीब ही बात है, गंडापुर साहब कह रहे हैं जब कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे हम पश्तून जाएंगे और कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे, और जो मकबूजा कश्मीर है वहां पे भारत के कंट्रोल में उसको आज़ाद करवाएंगे। अब कश्मीर को आज़ाद करवाने का दावा पाकिस्तान का कोई सियासतदान भी नहीं करता, पाकिस्तान का कोई फौजी भी नहीं करता, बल्कि जनरल बाजवा ने, हम सहाफ़ी बैठे हुए थे, इसी के ऊपर एक फड्डा शुरू हुआ था। यानी मेरे दिमाग के अंदर जो एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई वो उस दिन पैदा हुई थी। जनरल बाजवा ने सारे सहाफ़ियों को बिठाकर ये कह दिया कि भारत के साथ तजारत पे बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, कश्मीर को भूल जाएं कुछ अरसे के लिए। और मैं क्योंकि कश्मीर के साथ एक मेरा लिंक है तो मैंने उन्हें जनरल साहब को कहा कि 70 साल कौम को एक चूरन दिया आपने, अब आप कह रहे हैं जाके हम कौम को ये बताएं कि कश्मीर को भूल जाएं, तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो मैंने ये सख्त सवाल उनके सामने उसी वक्त रख दिया था
और भी कुछ लोगों ने बड़ा माइंड किया था इस बात के ऊपर कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो कश्मीर को लेकर और फ़लस्तीन को लेकर जनरल बाजवा साहब अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से बदल चुके थे। बल्कि वो सहाफ़ियों को ये कहते थे मैंने आपके साथ ये बातें कर दी हैं, अगर बाहर जाके आपने कहा ना कि मैंने आपको ये बात बताई है तो मैं तो मुकर जाऊंगा साफ और मैं कहूँगा जी मैंने नहीं बताई, ये ऑफ द रिकॉर्ड ही आपने इसको रखना है। लेकिन बाजवा साहब ने इतना कुछ कर दिया इस मुल्क के साथ, अब कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड रही नहीं, सारे लोग सारी बातें बताते हैं और हर चीज़ खुलकर सामने आ चुकी है। तो अब गंडापुर साहब ने कहा जी वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, पहले इमरान खान को तो आज़ाद करवा लें आप। इमरान खान की आज़ादी का परवाना या इमरान खान की आज़ादी के नाम के ऊपर वोट लेकर एक सूबे में हुकूमत बना ली और उस सूबे में हुकूमत बना के सारा इक़्तिदार भी ले लिया और पिछले 1.5 साल से इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक कामयाब नहीं हुए। कश्मीर आज़ाद करवाने का दावा तो आपकी फ़ौज भी इस वक्त नहीं कर रही, फील्ड मार्शल भी इस वक्त ये दावा नहीं कर रहे कि वो कश्मीर को भारत से आज़ाद करवा लेंगे। तो आप इतने बड़े दावे करने की बजाय जो दावा एक आपने किया हुआ है 1.5 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को आप आज़ाद करवाएंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से, वो तो आप करवा नहीं पाए अभी तक, और दावा जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवाने का। बहरहाल गंडापुर साहब ने इंडिया की अच्छी क्लास लेने की कोशिश की, लेकिन चंद सवालात हैं ना। सवाल यह है कि जो गंडापुर ने कहा या जो इससे पहले नवाज शरीफ ने कहा या जो इससे पहले बाकी सियासी जमातें ANP, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें कहते रहे, क्या वो मौक़िफ़ ठीक है, यानी वो सवालात या वो बात करना ठीक है, या वो है ही नहीं कुछ ऐसा, यानी क्या गुड तालिबान है या नहीं है? हमें ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या गंडापुर ने जो बोला वो झूठ था? वाकई में जब ये तालिबान को गिरफ्तार किया जाता है तो एजेंसियां कहती हैं छोड़ दें, हमारे काम के आदमी है, या ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ? सवाल तो ये उठाना चाहिए ना, तालिबान को पाकिस्तान में वापस कौन लेकर आया, सवाल ये उठाना चाहिए। और वो किन दिनों में वापस लाए गए, ये भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि मुराद सईद चिल्ला रहा था 2022 में और लगातार इसमें बात कर रहा था कि तालिबान को लाकर बसाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून हर तरफ होगा, ये बारूद का खेल खेला जा रहा है, इसको रोका जाए। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत जनवरी 2023 में ख़त्म कर ली तो उसके बाद तालिबान भरमार हो गई वहाँ पे। पहले जो तालिबान लाए गए उनको फिर पुलिस ने एक घेरा डाल के बड़े तरीके से मालाकंड से वापस भिजवाया अफगानिस्तान में, और इसमें मुराद सईद की और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी एफर्ट थी, बहुत बड़े बड़े अमन मार्च हुए थे। बॉर्डर पे कैसे तालिबान की सहूलतकारी हो जाती है या दहशतगर्दों की सहूलतकारी हो जाती है कि वो पाकिस्तान में आ जाते हैं? एहसानुल्लाह एहसान कैसे चला गया, एक बड़ा सवाल है ना। अगर फौज की कैद में कोई आदमी है, एहसानुल्लाह एहसान एक बड़े दहशतगर्द का नाम था, APS का जो अटैक है वो उनके साथ जोड़ा जाता है, तो एहसानुल्लाह एहसान सब कैसे चले गए फौज की कब्जे से निकलकर? ये कैसे हो सकता है? ये वो बड़े सवाल आते हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगातार उठाए जाते हैं। अब एक और बड़ी चीज पाकिस्तान के बारे में अनाउंस हुई है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर मिल गए। क्या पाकिस्तान में वाकई तेल के बड़े ज़खायर हैं? तो देखें, ज़मीन के नीचे तो बहुत ज़खायर हैं पाकिस्तान में, मुमकिन है तेल के भी बहुत बड़े बड़े ज़खायर हों। कोशिश तो होती रही है, हर दौर में होती रही है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 10 से 15% जो तेल है वो खुद पैदा करता है। गैस के पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, लेकिन जो हालिया इतलात हैं उनके मुताबिक कोई 11% कमी आई है गुज़िश्ता सालों में। पाकिस्तान के अंदर से जो ज़खायर मौजूद हैं उनकी प्रोडक्शन में 11% कमी आई है। एक तरफ हमारे जो ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ी मिकदार में ऑयल एंड गैस पाकिस्तान में बदस्तूर मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं किया जा सका, ये दावा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे दावे सामने आए थे। फिर आपको याद होगा केकड़ा वन वो ढूंढ रहा था कि किसी जगह से तेल निकला है समंदर में, बड़ी बातें हुई, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो पाया। फिर लकी मरवत के हवाले से खबरें हमारे पास आती रही, हम भी ये खबरें देते रहे, क्योंकि जो हमें बताया जाता है खबर में हुकूमत ही बताएगी ना, हम खुद जाके तो सहाफ़ी खोद नहीं सकता वहाँ पे कि जनाब मेरे पास पक्की इत्तला, मैंने खोद के देखा वहाँ पे तेल, ऐसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट ही कहती है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया कि हमारे पास तेल निकल आया या हमारे पास तेल के कोई ज़खायर है। मुमकिन है हो, मुमकिन है ना हो, लेकिन अमेरिकन को इस बात का यकीन दिलाया गया कि जनाब तेल के ज़खायर हैं, और इस बुनियाद पे अमेरिकन अब कंपनी फाइनल कर रहे हैं वो कौन सी तेल और गैस वाली कंपनी होगी जो पाकिस्तान में आएगी
और तेल निकालेगी पाकिस्तान में से। ये तेल मिलेगा कहाँ पे? देखें, सतह समंदर के साथ साथ जो कराची से ऑनवर्ड इलाके हैं वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि समंदर में वहाँ तेल के ज़खायर हैं। कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से ये क्लेम किया जाता है कि वहाँ पे तेल के ज़खायर हैं, लेकिन मादनियात के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में बेशुमार है। मादनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और ये क्या काम कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से एक भारतीय फिल्म का चर्चा भी हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो एक बंदा दूसरे को कहता है यहाँ तेल है निकालो, वो वहाँ पे वो मारता है थोड़ा, वो एक कुदाल मारता है तो वहाँ से पानी निकलता है ज़मीन में से, वो खुश हो जाते हैं, पता चलता है वो गटर का पानी है। तो लोग इस किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी तो दुआ है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में से तेल निकले, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने इसके बारे में कोई अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब चीज़ ये चल रही है कि हमारी जंगबंदी होती है तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हमारे मुल्क में तेल निकलने की इतला देता है, कौन देता है? डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। देखिए ना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पे अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा, बदतरीन फसाइयत पाकिस्तान में हो रही है, पूरा इलेक्शन छीन लिया, उस पर अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका पाकिस्तान से बहुत खुश है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे उन्होंने भी ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी हमें बताएं आपका अमेरिका के साथ क्या मुआहदा हुआ जब ये फील्ड मार्शल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए। उसके बाद बहुत अजीब चीज़ें हो रही है, हमारी तमाम चीज़ों की अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और अगर किसी की डोनाल्ड ट्रंप जैसा कारोबारी आदमी बहुत तारीफें कर रहा हो ना तो थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए। ये मुआहदा कौम के सामने रखा जाए, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, और यानी जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज दे दिया। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नामजद कर दिया गया। मिनरल्स और तेल की कहानियां जो हैं वो अमेरिका से आ रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर अभी तक यही डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया जाके कि हमारे पास तेल है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं बताया कि हमारे पास तेल है और वो कहां पड़ा हुआ है। भी पहले पाकिस्तानियों को आप बताएं, पाकिस्तानियों को इंफॉर्मेशन दें। अब पता नहीं वाकई तेल है, क्योंकि मैंने तो अभी तक इस हुकूमत को कौम का तेल निकालते हुए देखा है। जमीन में से तो तेल पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन इस हुकूमत ने कौम का बहुत तेल निकाला है। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की हैं जी तजारती मुआहदे पे शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब एक दिन पहले ये मुआहदा तय पा गया, और लेकिन अभी तक मुआहदे के बारे में सामने कुछ नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप जो भी मुआहदा कर रहा है वो अमरीकी मफाद में कर रहा है। इंडिया के ऊपर थोड़े मारे हैं उसने। इंडिया की कंपनियां जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वो कुछ पाबंदी लगा दी है, को 25% का टैरिफ लगा दिया है। रोजाना की बुनियाद पे वो नरेंद्र मोदी की और इंडिया की बेइज्जती करता है। नरेंद्र मोदी को बेचारे को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। कभी वो बताता है कि इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा, कभी वो बताता है जनाब के इंडिया के इतने तैयारे गिरा दिए पाकिस्तान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो लगता है कि इंडिया की बेइज्जती करने का एक ठेका लिया हुआ है कि इंडिया को बेइज्जत करना है। और नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट भी किया था। उन्हें लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो पूरी सपोर्ट इंडिया के साथ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ कि सारी तवज्जो अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ हो गई, और चाइना भी पाकिस्तान को एक लाडले मुल्क की तरह ले रहा है। तो ये इसके पीछे राज एक है, और उस पर मैं काम कर रहा हूं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये क्या हैं, कितने कीमती हैं, और ये कहां इस्तेमाल होते हैं, ये चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन पाकिस्तान वापस आते हैं, इसमें बाद में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में नाजरीन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी पिक्चर जारी की है जिसके अंदर सारी कहानी है कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, और हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त कैसे चलाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे ऊपर कौन होता है? इसमें इमरान खान साहब के अल्फाज उन्होंने सबसे पहले लगाया कि इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, आसिम लॉ है, जिसको इंपोज किया गया मुल्क में, और द कंट्री इज बीइंग रन अंडर आसिम लॉ। मुल्क आसिम लॉ के मुताबिक चल रहा है, एंड द ISI इज गिविंग इट प्रोटेक्शन, और ISI इसकी प्रोटेक्शन कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वट एवर स्ट्रेंथन्स आसिम मुनीर्स पावर इज मेड द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी चीज़ आसिम मुनीर साहब को मजबूत करती है उसको लॉ ऑफ द लैंड बना दिया जाता है, मुल्क का कानून बना दिया जाता है, और वो हर चीज़ को कुर्बान करते जा रहे हैं अपनी पावर को जमा रखने के लिए या अपनी पावर को कंट्रोल रखने के लिए।
वो इस कौम की हर चीज को कुर्बान करते चले जा रहे हैं। दिस आर्मी चीफ इज डिस्ग्रेसिंग द मिलिट्री जस्ट एज याया खान वंस डिड। ये आर्मी चीफ वैसे ही मिलिट्री को डिस्ग्रेस कर रहे हैं जैसे एक दौर में याया खान ने किया था। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। ये लगाने के बाद वो बताते हैं, और ये तस्वीर जरा आप गौर से देखिए, मैं आपको पूरे स्क्रीन पे तस्वीर दिखा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जारी किया है। तो तहरीक इंसाफ ने जो तस्वीर जारी की उसके मुताबिक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे पहले होते हैं अवाम पाकिस्तान, पीपल, उसके बाद होते हैं जी पार्लियामेंट, फिर होती है पार्लियामेंट, और तीसरे नंबर पे होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद होता है डिफेंस मिनिस्टर और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उसके नीचे होता है जी सेक्रेटरी डिफेंस, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के नीचे होता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे होता है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, ये तीनों चीजें। और इसी तरह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के नीचे होता है पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, और फिर नीचे आता है आर्मी चीफ। अब वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज सपोज्ड टू बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये वो वाहिद जगह है नीचे जाके जहां पे आर्मी चीफ को इस मुकाम पे होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस पोजीशन हैज इम्प्रिजन्ड एवरीवन एंड टेकन ओवर एवरीथिंग। अब वो ये कहते हैं बजाय इसके कि ये मुकाम होता, ये सारी चीजों पे कंट्रोल हो गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तस्वीर जारी की है, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी लिखकर लगाया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई नाजरीन, वो हम सब जानते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस ने एक करारदाद मंजूर की है, और उस करारदाद के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने यह कहा है कि सख्त ज्यादती की गई है। पीटीआई को सुनाई जाने वाली सजाओं के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने करारदाद मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब एक ही दिन में अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली, सेनेट और पंजाब असेंबली तीनों को सजा सुना दी गई। ये जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने वहां पे करारदाद पेश की, वो करारदाद पास हो गई, और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने की है। इस पे नाज़रीन उमर यूब साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी मुझे कैंगरू कोर्ट के जज ने, जो दहशतगर्दी अदालत का जज है फैसलाबाद के, उन्होंने जनाब एक 10 साल की सजा सुनाई है। मेरे वकील को गवाहों से जिरा करने की इजाज़त ही नहीं दी गई, गवाहों ने मेरा नाम नहीं लिया। अदालती कार्रवाई रात 2 बजे और रात 3 बजे तक चलती रही। खुलासा यह है कि अदालती कार्रवाई एक मजाक थी। मैं हर सतह पर लड़ता रहूंगा। मैं इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ हूं, और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रहूंगा। ऐसा ही स्टेटमेंट जो है सरताज गुल वजीर साहबा ने दिया, और उन्होंने सबूत भी दिए कि वो इन दिनों में, जिन दिनों का मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया, वो डेरा गादी खान में मौजूद थी। एक शादी में शिरकत की, कुछ अवामी इज्तिमात थे, वहां पे थी। उन्होंने वीडियोस और तमाम सबूत दिखाए कि जरा मैं यहां पे थी ही नहीं। और ये भी गवाहान ने तस्लीम किया, जो स्टार गवाह थे, कि जरताज गुल वजीर को हमने शामिल नहीं किया। उनका नाम, जरताज गुल वजीर साहबा का नाम 8 महीने के बाद शामिल किया गया, और 8 महीने के बाद नाम शामिल करके उनके ऊपर जनाब सजा दे दी गई, और अब उनको फारिग करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा ये मेरी ये सजा जो है ना, ये वफा की है, कि मैंने अपने लीडर के साथ वफा निभाई है। और 8 महीने के बाद ये किया गया मेरे साथ, कि मेरा नाम बाद में नामालूम में डाल के मुझे फारिग करने की कोशिश की गई, या मुझे सजा सुनाई गई है। तो जरताज गुल वजीर साहब अभी डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं, और इमरान खान साहब के लिए अब वॉल चॉकिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो वॉल चॉकिंग है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं खामोशी के साथ। 2 स्प्रे लेते हैं और एक सांचा लेते हैं, दीवार के साथ लगते हैं, वॉल चॉकिंग करते हैं, आगे निकल जाते हैं। अब इसमें वो लिखते हैं जी 804, इमरान का चेहरा लगाते हैं इमरान खान का, और नीचे लिखते हैं अवामी फील्ड मार्शल। और एक और काम जो आमिर मुगल साहब काफी लंबे अरसे से कर रहे थे, उन्होंने इंसाफ रजाकार के आदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जो रजाकार वो बना रहे हैं पिछले काफी अरसे से। अब इसमें इस्लामाबाद में जो कुल रजाकार बनाए हैं वो 1344 है, रावलपिंडी में 1560 है, लाहौर में 1820 हैं, सबसे ज्यादा जो है वो पेशावर में 2150 हैं, कराची में 1780 हैं, फैसलाबाद में 950 हैं, और दीगर शहरों में 555 है।
तो अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 10,159 रजाकार बनाए हैं, जिनमें खवातीन की तादाद 1441 है। तो ये एक नया सिलसिला शुरू किया था जो पुरअमन गैर मुसल्लह सियासी गुरीला जिद्दोजहद चलाने के लिए आमिर मुगल साहब ने, ये इस्लामाबाद से, इस रीजन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं और बड़े मजबूत एक शख्सियत के मालिक हैं, बड़े ज़बरदस्त आसाब के आदमी हैं, बहुत दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। अब इनके ऊपर कत्ल के मुकदमा डाल दिए गए हैं तो गिरफ्तारी अवॉइड कर रहे हैं। बहरहाल ये इनकी एफर्ट है, जबकि बैरून मुल्क बहुत तेज़ी से ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी कंपेन चला रहे हैं और इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक बैरून मुल्क बहुत सारे इज्तिमात होने जा रहे हैं। अटलांटिक सिटी अमेरिका में कासिम सूरी साहब 2 अगस्त को एक प्रोग्राम करेंगे, बरतानिया में 3 अगस्त को जुल्फी बुखारी लंदन में एक प्रोग्राम करेंगे। ये 2 बड़े प्रोग्राम जो हैं ये अभी बहुत हाईलाइट हो रहे हैं और कुछ यूरोप के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। मैं आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन ने बताया कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। तहरीक लीड करने के लिए वो नहीं आ रहे, बल्कि तहरीक लीड करने के लिए बाप ही काफ़ी है। लेकिन इमरान खान की बहनों ने यह कहा कि हम सब इमरान खान साहब की तहरीक को सपोर्ट करेंगे और ये हमारा हक बनता है कि हम सपोर्ट करें, लेकिन तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चलाएगी और इसमें इमरान खान साहब के बेटे आएंगे जरूर, मगर लीड बाप ही करेगा, बाप ही काफ़ी है। और उन्होंने कहा। नाज़रीन, बाकी खबरें बाद में, अब तक के लिए इतने।